बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे बेल के कानून के हवाले से। मैं चाह रहा था, काफ़ी दोस्तों ने मुझे बारहा ये हुक्म भी किया था कि हम जो लीगल पॉइंट्स हैं, जो हमारे कानूनी ऐसे मसाइल हैं जो रोज़मर्रा हमारे लोगों को पेश आते हैं, उनके छोटे छोटे मसाइल हैं, तो हमने चाहा कि अपने व्यूअर्स को, जहाँ पे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जहाँ पर वो डेली अदालतों में जो बड़े हमारे पाकिस्तान के जो बड़े नाम हैं उनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, अदालती निज़ाम है, हमारे यहाँ जो बड़े वकला का एटीट्यूड है, हम सारी चीज़ों के ऊपर बात करते रहते हैं। लेकिन मैंने चाहा कि हम जो कानून है उसकी जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं वो भी हमारे नाजरीन को पता होना चाहिए। हमारे यहाँ कानून में कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, और इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान का हर शहरी, उसको कानून की हो न होना ज़रूरी है। तभी जब किसी को अपने राइट्स का इल्म होगा और उसको ये पता होगा कि अगर मेरा कोई राइट इन्फ्रिंज कर रहा है तो मैंने वो कैसे हासिल करना है, तो तभी वो जाकर हासिल करेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग ज़्यादती सहते रहते हैं, लोग जुल्म सहते रहते हैं, लोगों के साथ ज़्यादती होती रहती है, लेकिन वो उनको ये नहीं पता होता कि किस फोरम पर जाकर उन्होंने एप्लीकेशन देनी है, किस जगह पर जाकर उनको रिलीफ मिलेगा। तो अब मैंने ये प्लान किया है कि हम हर इतवार को एक वीडियो लगाया करेंगे जो हमारे रोज़मर्रा मसाइल हैं, जैसे FIR के मामलात हैं कि किसी के साथ कोई मसला हो जाए तो FIR कैसे दर्ज होनी है, कोई प्रॉपर्टी ख़रीदता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे चेक किए जाते हैं, या जो हम रजिस्ट्री बनवाते हैं, या जो बेनामा होता है, एग्रीमेंट टू सेल है, उसका क्या तरीक़ाकार है, मुख्तार आम किसको कहते हैं। ये जो बेसिक चीज़ें हैं इनका नॉलेज होना मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को ज़रूरी है, और ये जो इल्म है इसको भी हम साथ साथ इसके ऊपर भी काम करेंगे। और मुझे आपके फ़ीडबैक की भी इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों का फ़ीडबैक देख के फिर मैं इसके ऊपर भी वक्तन फ़वक्तन हम काम ज़रूर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ज़मानत का। ज़मानत की हम अक्सर सुनते रहते हैं, जैसे शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर कल समाअत होनी है, और जब भी मैं किसी भी कोर्ट केस की रिपोर्टिंग करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ना कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ भी उसमें जो आ जाए तो वो मैं आपको समझा दूं। लेकिन बेल के ऊपर क्योंकि कभी हमने बड़ी डिटेल बात नहीं की, हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में, ज़ाब्ता फ़ौजदारी में जो ज़मानत है, इसको जो इसके रेलिवेंट प्रोविज़न है वो 3 सेक्शंस हैं जो बेल को डील करते हैं। CRPC में सेक्शन 496 है, 496 सेक्शन है, वो बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल होती है उसको डील करता है। सेक्शन 497 है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल को डील करता है, और सेक्शन 498 है जो डील करता है प्री अरेस्ट बेल को, जो ज़मानत बिफोर अरेस्ट है वो डील करता है 498 सेक्शन। अब हमारे यहाँ 2 तरह के बेल की अक़साम हैं, एक बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस और दूसरा है बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। पिछले दिनों एक मामला चला हुआ था और उसमें एक जज साहब ने किसी केस में, और वो केस था कोई बच्चों से ज़्यादती का केस था, तो उसमें प्री अरेस्ट बेल दी और प्री अरेस्ट बेल में इंटरम बेल दी। तो उसके ऊपर फिर हमारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा इशू उठाया। अब मैं वो समझाना ये चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अगर कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो इससे ये मुराद नहीं है कि उसकी में ज़मानत नहीं हो सकती और ज़मानत का रास्ता बंद हो गया है। उसकी अपनी कुछ ऐसी ग्राउंड्स हैं जिसके ऊपर, और फिर इंटरम बेल जो है, जो प्री अरेस्ट बेल है, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आप जाएंगे। जैसे ATC का कोई केस है, आप देख लें, कैप्टन रिटायर्ड सफदर है, राना सनाउल है, जिनके खिलाफ नैब ऑफिस हमला केस है और वो ATC में 780 लग चुका है, उसके बावजूद उनको प्री अरेस्ट बेल मिली हुई है, इंटरम बेल। तो उसका मतलब ये है कि इंटरम बेल हो सकती है। वो जो लोग हमारे जज साहब के ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो क्योंकि उनको लॉ का इल्म नहीं है और वो इस बात पर तनकीद कर रहे थे, ठीक है वो एक सेंसिटिव इशू है, लेकिन क्योंकि हमारा कानून मौजूद है, या तो हमारी पार्लियामेंट उसमें कोई तब्दीली ले आए, या फिर जो कानून मौजूद है फिर उसके मुताबिक फ़ैसले होंगे। अब हम पहले, मैं आपको बेल की डेफिनेशन बताऊंगा कि बेल किसे कहते हैं, ज़मानत किसे कहते हैं। ज़मानत का असूल ये है, ज़मानत कहते हैं कि अदालत किसी मुल्ज़िम को जेल कस्टडी से या पुलिस कस्टडी से किसी श्योरिटी के हैंड ओवर कारी होती है, जो श्योरिटी दे रहा होता है, जो गारंटर होता है, जो अदालत में आकर ये स्टेटमेंट देता है, जो अदालत में आकर अपने कोई गाड़ी के कागजात रखवाता है,
कॉपी देता है या वो अपनी कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स देता है और वो आकर अदालत को ये कहता है कि मुलजिम की कस्टडी जेल हुकाम से या पुलिस हुकाम से मेरे हैंड ओवर कर दी जाए और मैं जब अदालत बुलाएगी मैं मुलजिम को लेकर आऊँगा और मैं मुलजिम को अदालत के सामने पेश करूँगा, इसको कहते हैं ज़मानत। कोई जामिन बनता है, कोई थर्ड पर्सन है जो गारंटर बनता है, जो अदालत को इस बात का यकीन दिलाता है कि मैं मुलजिम को लेकर जा रहा हूँ, जब अदालत को ज़रूरत पड़ेगी तो अदालत बुलाएगी। और इसमें होता क्या है कि अगर मुलजिम पेश नहीं होता तो हमेशा जामिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। जैसे नवाज शरीफ अगर पेश नहीं होते और उसका बयान हल्फी देने वाले हैं शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होगी और ये हमारा क्रिमिनल लॉ कहता है, ये किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगी, ये कानून के मुताबिक होगी। ये ज़मानत का असूल है कि ज़मानत में जज जो उसकी बॉडी है, बॉडी ऑफ अक्यूज़, वो जेल हुकाम से लेकर वो दे रहा होता है उस श्योरिटी को, जो श्योरिटी जमा करवा रहा है, जो अदालत के सामने कोई एफिडेविट दे रहा है, हम इसको कहते हैं ये ज़मानत है। अब होता ये है कि जब किसी को गिरफ़्तार किया जाता है और गिरफ़्तार करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई होती है, गिरफ़्तारी डाली जाती है, तो 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना ज़रूरी होता है। इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश किया जाता है तो पुलिस वाले उसका फ़िज़िकल रिमांड की रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। अदालत देखती है कि क्या फ़िज़िकल रिमांड बनता है या नहीं बनता। फ़िज़िकल रिमांड पे हम किसी दिन अलग से करेंगे कि जिस्मानी रिमांड क्या होता है और उसकी कौन सी ग्राउंड्स हैं। तो जब जिस्मानी रिमांड के लिए वो लिख के लेके आते हैं तो अदालत पहली चीज़ ये देखती है कि जो एफआईआर में ऑफेंसेस हैं क्या वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं। अब आपके माइंड में ये सवाल उठेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। ये कोई साइंस नहीं है, ये हमारे जो सीआरपीसी है, जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है, ये उसने लिख के रख रखा है और ये सदियों से चलता आ रहा है। ये सेकंड शेड्यूल है सीआरपीसी का, जिसने एक पूरा एक टेबल दिया है जिसमें ये बताया है कि पाकिस्तान पिनल कोड का कौन सा सेक्शन या कौन सा दफ़ा है या कौन सा ऑफेंस है जो बेलेबल है और कौन सा ऑफेंस है जो नॉन बेलेबल है। तो वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपके ख़िलाफ़ अगर कोई ऑफेंस पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है और जो आपके ख़िलाफ़ ऑफेंसेस हैं क्या वो बेलेबल हैं या नॉन बेलेबल हैं, तो ये आपको बता देगी सीआरपीसी। इसके लिए आपको कोई मज़ीद इल्म की ज़रूरत नहीं है। जब अदालत देखेगी कि बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस में इलाका मजिस्ट्रेट मुलजिम को अलग से दरख्वास्त देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो रिमांड पेपर होगा जिसके ऊपर वो रिमांड की दरख्वास्त लिख कर रहेंगे, हम उसको रिमांड पेपर कहते हैं उसको टेक्निकल वर्ड में। तो जो रिमांड पेपर है उसके ऊपर अदालत लिख देगी कि आपकी ज़मानत मंजूर की जाती है और आप इतने की श्योरिटी जमा करवाएं, आप ये इस चीज़ की ज़मानत दें, और वो वहीं पे ज़मानत देते हैं और उसी रिमांड पेपर के ऊपर ज़मानत का ऑर्डर अदालत लिख देती है। रोब कार इशू होती है, अगर वो मुलज़िम अदालत में मौजूद हो तो पुलिस वाले उसको छोड़ देते हैं, अगर मुलज़िम जेल पहुंच चुका हो तो फिर रोब कार जारी होती है और मुलज़िम को जेल से रिहा कर दिया जाता है। ये प्रोसेस है ज़मानत का बेलेबल ऑफेंसेस में। इसमें आपको अलग से एप्लीकेशन नहीं देना पड़ती, अदालत ख़ुद रिमांड पेपर पर आपकी बेल लिख देती है और आपको जो मुचलकों का आर्डर होता है, जो श्योरिटी मुचलके क्या होते हैं, वो जो श्योरिटी है, जो आपका जामिन है, वो जब अपनी डिटेल्स, मुलजिम की डिटेल्स, अपनी प्रॉपर्टी जो वो बतौर ज़मानत रखवा रहा है उसकी डिटेल्स और कॉपीज़ लगाकर अदालत में जमा करवाता है, हम कहते हैं उसने श्योरिटी बॉन्ड जमा करवा दिया, उसने मुचलके जमा करवा दिए हैं। तो ये बेलेबल ऑफेंसेस में ये प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है। फिर हम देखते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में आगे दो अकसाम हैं। कुछ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं जिसमें आपको जो बेल है, बेलेबल ऑफेंसेस में हमेशा आपको बेल एज ए मैटर ऑफ राइट मिलती है, वो आपका हक होता है और आपका हक आपसे कोई नहीं ले सकता और आप बेलेबल ऑफेंसेस में ज़मानत बतौर हक के मांग सकते हैं। जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वहाँ पर वो एज ए मैटर ऑफ राइट नहीं है बल्कि एज ए मैटर ऑफ रूल है, प्रिंसिपल है। अदालत देखती है कि इसमें इसके ख़िलाफ़ क्या एविडेंस है, इसके ख़िलाफ़ कौन सा प्रूफ है। अदालत समझती है कि जो इसके ख़िलाफ़ केस बनाया है और जो सबूत हैं वो नाकाफ़ी हैं और फ़िलहाल इसको जो जेल में रखना या कस्टडी में रखना ज़रूरी नहीं है, तो अदालत उसको बतौर प्रिंसिपल कानून के मुताबिक, प्रिंसिपल्स के मुताबिक उसको ज़मानत पर रिहा कर देती है। हालांकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी ज़मानत अदालत
दे देती है, वो अदालत खुद ये देखती है कि क्या इसके ख़िलाफ़ जो केस है वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है और उसमें एविडेंसेस क्या हैं। फिर एक वो है जिसको हम कहते हैं प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करना, कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसकी सज़ाए मौत है या उम्र कैद है या मिनिमम 10 साल है, वो ऑफेंसेस हम कहते हैं कि ये 498 में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी ये प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं। इनमें जो बेल है वो एज ए मैटर ऑफ एक्सेप्शन है। अदालत हर केस में ज़मानत नहीं देती। को बड़ा एक्सेप्शनल केस हो जिसमें कोई चीज़ ऐसा सबूत हो या कोई ऐसी बात हो, जैसे एक मुलजिम है, उसको 302 में मर्डर केस में उसका FIR में जिक्र आया है, लेकिन ना वो गोली चलाने वाला है, ना उसको जो कंटेंट्स ऑफ FIR हैं उसको डायरेक्टली किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं करते, तो हम कहेंगे कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 302 प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मुलजिम को ज़मानत दी जा सकती है और यही असूल होता है। तो वो जब नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें फिर वो दरख्वास्त देगा, दरख्वास्त आएगी, जो कंप्लेनेंट है उसको नोटिस जारी होंगे। कंप्लेनेंट को नोटिस किए बगैर अदालत कभी भी नॉन बेलेबल ऑफेंस में ज़मानत नहीं दे सकती। वो 1 दिन का नोटिस हो, वो 2 दिन का नोटिस हो, फिर दोनों पार्टीज़ बहस करती हैं और तब जाके ये ज़मानत या मंजूर हो जाती है या खारिज हो जाती है। और एक बात और आप जहन में रखें, हमेशा ज़मानत की दरख्वास्त आप वहाँ पर फाइल करते हैं जो उस अदालत, जो वो ऑफेंस है उसको ट्रायल जिस अदालत में हो सकता है, हमेशा ज़मानत की दरख्वास्त भी आप वहीं दे सकते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस ऑफेंस का ट्रायल किस अदालत में होगा? क्या वो मजिस्ट्रियल ट्रायल है, क्या वो सेशन ट्रायल है, क्या वो FIA की अदालत में होगा, क्या वो ATC में होगा? तो ये भी 2nd शेड्यूल में लिख दिया गया है कि किस ऑफेंस का ट्रायल किस अदालत में होगा। अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसका ट्रायल मजिस्ट्रेट के पास होगा तो उसकी ज़मानत की दरख्वास्त भी आप मजिस्ट्रेट के पास देंगे। और अगर किसी अदालत में किसी ऑफेंस का ट्रायल सेशन जज साहब ने करना होगा या सेशन कोर्ट में होगा तो फिर उसकी दरख्वास्त ज़मानत भी आप सेशन कोर्ट में देंगे। ये तो है आपकी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, जो ये पोस्ट अरेस्ट बेल की बात हो रही है। 496 में भी और 497 में भी पोस्ट अरेस्ट बेल है। फिर हम आ जाते हैं जो प्री अरेस्ट बेल है, सेक्शन 498 है। प्री अरेस्ट बेल, चाहे वो बेलेबल ऑफेंस हो या नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, उसमें आपको इंटरम प्री अरेस्ट बेल पहले मिल जाती है और उसके बाद फिर अगर अदालत ये समझती है कि आपके हक़ में प्राइमा फेशी केस आपके हक़ में बनता है और अदालत ये देख रही है कि आपके ख़िलाफ़ कोई ऐसा सबूत नहीं है कि फ्यूचर में आपको सज़ा हो सकती है, तो अदालत आपकी ज़मानत जो प्री अरेस्ट बेल है वो मंजूर कर लेगी और ट्रायल चलेगा और बाद में फ़ैसला होगा। और अगर अदालत ये समझती है कि आपके ख़िलाफ़ सबूत काफ़ी हैं तो तब अदालत आपको आपकी ज़मानत मंजूर नहीं करेगी, बल्कि खारिज करके आपको जेल भेज देगी और आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर हमने ये भी देखा, ये नवाज़ शरीफ के केस में हमने देखा, मैंने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की है, लेकिन मैं शायद मेरी कोई नालायकी है कि मैं वो नहीं समझ सका या मुझे कोई प्रीवियस कोई ऐसा प्रेसिडेंट नहीं मिला कि पोस्ट अरेस्ट बेल में इंटरम बेल का कोई कंसेप्ट हो कि एक बंदा जेल में है और जेल में उसको इंटरम रिलीफ दिया गया हो। या असद सईद खोसा साहब ने पहले 4 हफ्तों की ज़मानत दी थी नवाज़ शरीफ को, या फिर नवाज़ शरीफ को हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 हफ्तों की ज़मानत दी। पोस्ट अरेस्ट इंटरम बेल का कंसेप्ट हमने तब लिया है और हमें भी पता चला है कि ये भी कोई कानून है। हालांकि इंटरम बेल हमेशा प्री अरेस्ट बेल में जो ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी है उसमें ही अबूरी ज़मानत का कंसेप्ट है। अब इसके अलावा एक प्रोटेक्टिव बेल होती है। प्रोटेक्टिव बेल तब करवाई जाती है कि जब आपको ख़तरा हो कि आप उस थाने में शामिल तफ्तीश होने जा रहे हैं जहाँ पर FIR है, या आप अगर अबूरी ज़मानत करवाने के लिए आप उस एरिया की, उस जुरिस्डिक्शन की अदालत में जाते हैं और उससे पहले आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है, तो आप किसी भी हाई कोर्ट में जाकर हिफाजती ज़मानत लेते हैं जहां आपको अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट होता है और वो फिर आपको टाइम देते हैं कि आपके पास 15 दिन का टाइम है। 15 दिन के अंदर अंदर जो आपकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की कोर्ट है वहां जाएं, पेश हों और वहां जाकर फिर आप नए सिरे से ज़मानत मूव करें। फिर एक हमारे यहाँ कंसेप्ट है सस्पेंशन का, कि जब किसी को सज़ा हो जाए तो सज़ा होने के बाद जब सज़ा सस्पेंड की जाती है उसको भी उर्फ़ आम में हम ज़मानत कहते हैं, लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है हम कहते हैं सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है कि जनाब अपील आपके पास पेंडिंग है, मुजरिम को सज़ा हो चुकी है, वो जेल में है, लेकिन जब तक अपील का फ़ैसला नहीं होता तब तक उसको जेल में ना रखा जाए।
और उसको ज़मानत दी जाए, उसको रिलीफ दिया जाए कि वो रिलीज़ कर दिया जाए, तो हम उसको सस्पेंशन कहते हैं, उसको बेल भी कहा जाता है। ये अपील में होता है जब कोई जिसको कोई सज़ा हो चुकी होती है, जो मुजरिम बन जाता है। तो ये 3-4 कंसेप्ट हैं बेल के। और इसमें क्योंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है कि हम इसके ऊपर 1 घंटा भी बात करें तो वो कम होगी। तो जो इसके बेसिक जो इसकी थ्योरी है या जो डॉक्ट्राइन है, वो मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। इसमें मज़ीद कोई आपका सवाल होगा तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो पे इसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।